दोस्तों और नौजवान विद्यार्थियों, आज हम अपनी बातचीत का विषय है भारत और चीन के बीच जो अंतर्द्वंद जारी है। भारत और चीन की सरहद पर जो एक तनाव का और कशीदगी का माहौल है, उस पर हम बातचीत करना चाहेंगे। आप जानते हैं कि भारत और चीन के मध्य विगत कुछ वर्षों से एक द्वंद्वात्मक सैनिक तनाव बरकरार बना हुआ है। भारत और चीन की सरहद को एक्चुअली में एक्चुअल कंट्रोल ऑफ लाइन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी एलएसी कहकर भी पुकारा जाता है। हालांकि ये वो सरहद है जिसका कोई कोई मान्यता कोई देश नहीं देता। ना चीन देता है इसको, ना भारत देता है। और ये सरहद तकरीबन 4,500 किलोमीटर लंबी है। इस तमाम सरहद पर जो इतनी लंबी सरहद है, इस पर लद्दाख और अरुणाचलम दो ऐसे इलाके हैं जहाँ की सैन्य तनाव सबसे ज़्यादा रहा है। सबसे ज़्यादा सैन्य तनाव यहाँ पर रहा है इस समय कई वर्षों से। हाल ही में चीन की हुकूमत ने अरुणाचलम के कुछ इलाकों को चीनी नाम दिए, 15 क्षेत्रों को। यह अरुणाचलम एक दौर में नेफा कहलाता था, जबकि भारत और चीन के बीच एक जंग हुई 1962 की। तो उस समय आप ये देखिए कि उस वक्त जो है ये अरुणाचलम भी एक डिस्प्यूटेड लैंड था, लद्दाख भी था। और अरुणाचलम में चीन ने 2017 में भी ये कोशिश की थी कि वो उसके कुछ इलाकों के नाम बदल दे जिन पर वो अपना दावा पेश करता है। ख़ासतौर से तवांग के इलाके जो हैं, उनमें चीन का दावा है कि वो उसके इलाके हैं, वो उसकी सीमा सरहद के भीतर है, चीन की तरफ है। और भारत ये कहता है कि उस पर उनका आधिपत्य रहा है सदियों से। तो ये एक बहुत ही विवादास्पद और डिस्प्यूटेड लैंड है। उसी तरह जिस तरह लद्दाख रहा है, बाबा आदम काल के सदियों पुराने नक्शे पेश करता है। अब बातचीत चल रही है चीन से, तो वो बाबा आदम काल के जबकि सदियों पुराने जो उसके पास मैप्स हैं उनको पेश करता है। जबकि वहाँ पर राजवंशों का शासन था, भारत में भी राजवंश होते थे। बाद में भारत ब्रिटिश आधिपत्य में रहा 200 वर्ष तक लगभग। उस जमाने के नक्शे पेश करता है और कहता है ये सारे इलाके उसके हैं। तो ये इस तरह का जो सीमा विवाद है वो अभी तक किसी समुचित निदान पर नहीं पहुंच सका। बातचीत तो बहुत लंबे वक्त चली। सन 50 के दशक में भी ये सब झगड़ा शुरू हुआ था और ये निरंतर 70 वर्षों से, बल्कि 72 वर्षों से कहना चाहिए, ये सीमा विवाद जारी है। और इस पर बहुत सारी बातचीत 50 के दशक में भी हुई, जबकि 5 दफ़ा तत्कालीन चीनी प्रधानमंत्री चाउ एन लाई ने हिंदुस्तान का दौरा किया। और एक बार उस समय के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू चीन गए इसी मसले को सुलझाने के लिए, लेकिन ये मसला नहीं सुलझा। इस मसले की जड़ में क्या है? दरअसल हुआ ये था कि 1914 के अंदर ब्रिटिश हुकूमत और चीन की सरकार के मध्य एक बातचीत हुई, जिसमें यह कहा गया कि ये जो तिब्बत है ये एक बफर स्टेट रहेगा और कोई सीधी सीमा रेखा चीन के साथ और तत्कालीन ब्रिटिश इंडिया के साथ के मध्य नहीं होगी। और फिर 1924 में एक और संधि अंजाम दी गई, जिसमें फिर से एक मैकमोहन लाइन का सृजन हुआ। एक लाइन निर्धारित की गई, उसके अंदर भी ये बफर स्टेट था। तो इस तरह से ब्रिटिश काल में खासतौर से भारत की कोई सरहद चीन के साथ नहीं मिलती थी। बफर स्टेट था, तिब्बत बफर स्टेट था।
लेकिन जैसे ही कम्युनिस्ट हुकूमत आई चीन के अंदर 1949, उस वक्त ये चीन ने कहा कि हम पुरानी संधियों को नहीं मानते। वो ज़बरदस्ती हम पर थोपी गई थी। ब्रिटिश हुकूमत ताकतवर थी, उन्होंने चीन के हमको 3 युद्ध हराए, जिनको अफीम युद्ध के नाम से जाना जाता है, और जबरन ये संधि हम पर थोपी गई। हम कमज़ोर थे, ब्रिटिश एम्पायर बहुत बहुत ताकतवर था, इसका भारत पे आधिपत्य था। फिर भी हमारी हुकूमत ने इसको ज़्यादा तवज्जो नहीं दी, और 1950 में ही समझिए सबसे पहले इंडिया एक ऐसा मुल्क था जो नॉन कम्युनिस्ट मुल्क था जिसने चीन की कम्युनिस्ट हुकूमत को मान्यता प्रदान की। उस समय सिर्फ कम्युनिस्ट ब्लॉक ने, जिसमें सोवियत रूस का नेतृत्व कर रहा था, बहुत सारे कम्युनिस्ट कंट्रीज आप जानते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अस्तित्व में आए। करीब करीब पूर्वी यूरोप पूरा का पूरा साम्यवादी बन गया था। इसमें पोलैंड था, हंगरी था, चेकोस्लोवाकिया था, बल्गारिया था, रोमानिया था। ईस्ट जर्मनी था। ये सब साम्यवादी देश बन गए थे, कम्युनिस्ट कंट्री बन गए थे। इन्होंने भी चीन को मान्यता दी, क्योंकि ये सब जो थे वारसा वारसा पैक्ट के अंदर थे सोवियत रशिया के साथ, और इन्होंने चीन को मान्यता दी। लेकिन नॉन 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 कम्युनिस्ट कंट्रीज में पहला मुल्क था जिसने चीन को कहा कि नहीं, ये एक मुल्क है और हम इसको रिकॉग्नाइज करते हैं। लेकिन इसका प्रतिकार हमें क्या मिला? हमें यह मिला कि चीन ने तिब्बत पर 1950 में आधिपत्य कर लिया, और हम खामोश रहे, हमारी हुकूमत खामोश रही। और यही नहीं, हमने तो चीन को सिक्योरिटी काउंसिल में ले जाने के लिए भी पेशकश की, उसकी वकालत की, जबकि हमको हिंदुस्तान को उस समय सिक्योरिटी काउंसिल का ऑफर दिया गया था। अमेरिका की ओर से, फ्रांस की ओर से, ब्रिटेन की ओर से, जो सिक्योरिटी काउंसिल के 3 परमानेंट मेंबर्स थे। आप जानते हैं उस वक्त चाइना, जो ताइवान चाइना है आज का, वो भी मेंबर था। उस समय ये जो मेन लैंड चाइना है, कम्युनिस्ट चाइना, सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर नहीं था। तो इन 4 देशों ने, एक्सेप्ट सोवियत यूनियन, उस समय हमको कहा था कि आप आइए सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर बन जाइए। लेकिन हमने चीन को कहा कि इसका इसका अधिकार है, इस कम्युनिस्ट चीन का, ये मेन लैंड है। ताइवान तो जरा सा मुल्क है जहाँ जहाँ अमेरिकन हुकूमत ने चांग शेख को शरण दी थी। वो कभी जापान के आधिपत्य में होता था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान। लेकिन हम उसका बदला हमें ये मिला कि चीन ने वो सीमा विवाद खड़ा कर दिया, तिब्बत को हथिया लिया और हमारे इलाकों पर दावे पेश कर दिए। तो इस तरह से ये झगड़ा जो है 1950 के दशक में शुरू हुआ और आज तक जारी है। कई युद्ध हम लड़ चुके हैं। 1962 में एक जंग हुई बहुत बड़ी। 1959 में हुआ ये कि दलाई लामा को हमारी हुकूमत ने, भारत की हुकूमत ने शरण दे दी। वो अपने हजारों अनुयायियों के साथ भारत आए, और भारत ने सदा की तरह उदारता दिखाते हुए, युगों युगों पुरानी उदारता, हमने तो यहूदियों को भी शरण दी थी जब सारी दुनिया यहूदियों को मार रही थी, काट रही थी, धर्म के नाम पर उनकी हत्याएं हो रही थी, क्रूसेड जारी थे उनके खिलाफ। उस वक्त भी हुकूमत हिंदुस्तान ने उस दौर में भी यहूदियों को शरण दी। ये बहुत पुरानी सदियों पुरानी घटना है। तो उसी उदार चरित्र का परिचय देते हुए भारत ने तिब्बतियों को शरण दी और एक धर्मशाला नामक स्थान में उनको बसाया। इससे चीन बड़ा चिढ़ गया, चावलाई बड़े चिढ़ गए, माओ से तुंग बहुत चिढ़ गए। उन्होंने कहा, देखिए आप तो हमारे दोस्त मुल्क हैं और आपने हमारे दुश्मन को, उन्होंने दुश्मन करार दिया था दलाई लामा को, क्योंकि उन्होंने नहीं स्वीकारा था चीन के आधिपत्य को तिब्बत में। उन्होंने कहा था ये तिब्बत जो है एक आज़ाद खुद मुख्तार मुल्क रहा है सदियों से, और इस पर ये चीनी कब्जा एकदम इलीगल है, इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ है, उसका उल्लंघन किया है चीन ने। लेकिन हम नहीं बोले। हम चाहते तो उस वक्त प्रतिरोध कर सकते थे, लेकिन हमारी हुकूमत, जो तत्कालीन हुकूमत थी, उसने कहा कि काय को इस बात पर झगड़ा किया चीन से, चीन हमारा दोस्त है, हिंदी चीनी भाई भाई का नारा बुलंद हो रहा था। दोनों मुल्क सोशलिज्म की राह पे बढ़ रहे थे, समाजवाद का डंका दुनिया में बज रहा था। हिंदुस्तान की हुकूमत भी प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में समाजवाद का परचम लहराई थी लाल किले पर।
और चीनी हुकूमत भी सोशलिज्म की बात कर रही थी। हालांकि तर्ज हुकूमत अलग अलग तरह की थी। चीन और हिंदुस्तान के हम लोग डेमोक्रेटिक ढंग से बढ़ रहे थे, वो लोग तानाशाही के तौर पर बढ़ रहे थे। चीनी हुकूमत तो एक कम्युनिस्ट तानाशाह हुकूमत थी और माओ से तुंग उसके सबसे बड़े डिक्टेटर हुआ करते थे उन दिनों। तो ये हालांकि तर्ज हुकूमत अलग अलग थी, लेकिन उद्देश्य एक ही था, ऐसा समाज का निर्माण करना जो समाजवादी समाज हो, विषमता जिसमें ना हो, सबको हकूक मिले, सबको बराबर अधिकार मिले, विषमता का समाज में समापन हो, आर्थिक विषमता खत्म हो। ये दोनों ही मुल्कों का अंतिम उद्देश्य था। इसलिए हिंदी चीनी भाई भाई का नारा बड़ा जोरों से लगा। लेकिन उस नारे का बदला क्या मिला? ये बातचीत चली रही थी, कई राउंड की बातचीत हुई। मैंने जैसे बताया आपको अभी कि 5 बार तो चौंगेलाई पधारे हिंदुस्तान में इस मामले को सुलझाने के लिए, सरहदी झगड़े को। और एक बार पंडित जी भी गए, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी चीन का दौरा किया। उसमें मुख्य विषय यही था, लेकिन ये झगड़ा नहीं सुलझा। और 1962 में अचानक चीन ने धावा बोल दिया हिंदुस्तान पर और एक बड़ी जंग हुई जो तकरीबन 20 दिन चली। जिसमें कि चीन ने हमारे बहुत बड़े इलाके पर कब्जा कर लिया। ऑक्साई चीन नाम का एक बहुत बड़ा इलाका है, 38,000 स्क्वायर किलोमीटर लद्दाख क्षेत्र में पड़ता है। कश्मीर को छूता है वो पूरा जो है पहाड़ी इलाका है, उस पर उन्होंने आधिपत्य कर लिया है। इधर कुछ इलाकों में, नेफा के इलाकों में भी उन्होंने हमले किए और उस पर भी कब्जा कर लिया। उधर तेजपुर तक, आसाम तक लाल फौज बढ़ाई थी। लेकिन उसी वक्त एक सबसे बड़ा काम जो हुआ, ये जंग जारी थी कि राष्ट्रपति कनेडी, जो उस वक्त अमेरिका के राष्ट्रपति होते थे, उन्होंने ऐलान किया कि हम हिंदुस्तान के की हिफाजत के लिए आ रहे हैं। हम हिंदुस्तान को इस तरह चीन से पिटने नहीं देंगे। उधर खुर्शेव, जो सरबराह थे, रूसी कम्युनिस्ट पार्टी के बहुत बड़े लीडर थे, जनरल सेक्रेटरी थे, उन्होंने भी ऐलान किया कि चीन हमारा भाई है तो हिंदुस्तान हमारा दोस्त है। तो इस तरह से दोनों बड़े मुल्क जो महाशक्तियां थी, उन्होंने हिंदुस्तान की हिमायत के अंदर ऐलान किया। इससे खौफ खाकर चीनी फौजें पीछे भागी। वन वन साइड सीज फायर किया चीन ने, और अक्साई चीन तो उन्होंने नहीं छोड़ा, लेकिन बाकी जो इलाके उन्होंने आधिपत्य किए थे हिंदुस्तान की फौज को हराकर, वो उन्होंने छोड़े। इस तरह से ये जंग का खात्मा हुआ। और जो इलाके जिसके पास थे, वो जो इलाके की जो कंट्रोलिंग लाइन थी, उसी को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहा गया है, LAC कहा गया, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो ये हमारी हमारी सरहद है। लेकिन अभी पिछले क्या हुआ कि 1987 में फिर उन्होंने एक बार हम पर धावा बोला, और लेकिन नाथुला के पास हिंदुस्तान की फौज ने ज़बरदस्त शिकस्त दी चीन को, और उनका साहस फिर आगे बढ़ने का नहीं हुआ। नाथुला सिक्किम के पास है, नाथुला एक दर्रा है। तो इस तरह से आप ये देखिए कि ये पूरा का पूरा मामला आगे बढ़ता है और लाल फौज की शिकस्त होती है पहली बार हिंदुस्तान की फौज के हाथों। पहली बार 62 में हमने शिकस्त खाई थी, बहुत बुरी शिकस्त खाई थी। इसके पहले चीन एक बार भिड़ चुका था वियतनाम से भी 1979 में, और उसके पहले एक बार रूस से भी भिड़ चुका था इन्हीं सरहदी मामलों को लेकर। 1968 जब दो लाल फौजें आपस में टकराई थी, एक रूस की लाल फौज थी, सोवियत रशिया की, और एक चीन की लाल फौज थी। दोनों कम्युनिस्ट कंट्री थे उस समय, लेकिन कुछ सरहदी मामलों को लेकर जो आज भी जारी है उनके बीच में। व्लादिवोस्तोक शहर को वो अपना बताते हैं आज भी। चीन का एक दावा है कि ये व्लादिवोस्तोक जो है ये हमारा है, जबकि वो रूस का हिस्सा आज भी है, उस पर रूस का आधिपत्य भी रहा है, आज भी है। उसको लेकर एक झगड़ा हुआ और एक खूनी जंग हुई, जिसमें सोवियत यूनियन की फौज ने बुरी तरह चीन को शिकस्त दी। बहुत शक्तिशाली देश था उस समय सोवियत रशिया, वर्ल्ड एम्पायर था और वर्ल्ड पावर था
दो ही वर्ल्ड पावर थी उस समय, एक अमेरिका वर्ल्ड पावर था, दूसरा सोवियत रशिया वर्ल्ड पावर था। इसके बाद 1979 में फिर जब माओ से तुंग की मृत्यु होगी 1976 में, तो डेंग शाओपिंग नाम का एक कम्युनिस्ट लीडर वहां का सरबराह बना, डिक्टेटर बना, और कम्युनिस्ट पार्टी का जनरल सेक्रेटरी भी बना हो। आप जानते हैं कम्युनिस्ट पार्टी में प्रेसिडेंट से ज़्यादा पावर पार्टी के जनरल सेक्रेटरी की होती है, जैसा स्ट्रक्चर है कम्युनिस्ट मूवमेंट का। तो वियतनाम से एक झगड़ा हुआ और वियतनाम की फौज ने भी चीन को शिकस्त दी। अद्भुत देश है वियतनाम, जिसने 3 महाशक्तियों को हराया है। पहली महाशक्ति थी फ्रांस, जिसका आधिपत्य था वियतनाम पर, उनको शिकस्त दी वियतनामियों ने 1954। इसके बाद दूसरी वर्ल्ड पावर को हराया अमेरिका, जिसने 10 साल तक जंग की, चप्पा चप्पा फूंक दिया, बमबारी की, नापाम बम गिराए। 1975 में भाग जाना पड़ा अमेरिका को वियतनामियों के हौसले के आगे, वियतनामियों की बहादुरी के आगे। लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, तीनों लड़े मिलकर। यह दूसरी फतेह थी वियतनाम की। इस जंग का नेतृत्व वियतनाम का एक बहुत महान राष्ट्रपति कर रहा था, कॉमरेड हो ची मिन्ह। वियतनाम भी कम्युनिस्ट देश है, आज भी कम्युनिस्ट देश है। चीन भी आज कम्युनिस्ट देश है, लेकिन दोनों के बीच जिस तरह की माहौल है, जंग है, आप जानते हैं, सारी दुनिया जानती है इसको। अब हिम्मत नहीं है चीन की वियतनाम की तरफ देख ले, आंख उठाकर भी देख ले। इसके बाद मैंने बताया 1987 आता है, जिसमें भारत की फौज के साथ नाथुला में जंग होती है और उसमें चीन की फौजों को शिकस्त दी जाती है। तो ये एक लंबी दास्तान है जंग की। चीनियों का जो मिजाज है आज भी वो सामंती मिजाज है। वो पुराने, सदियों पुराने मिंग वंश के कौन कौन से वंश राजवंश हुए उनके नक्शे पेश करते हैं। बहुत सारे इससे वियतनाम के उसमें दिखाए गए हैं, बहुत सारे रूस के दिखाए गए हैं। उसमें होगा उनका कोई आधिपत्य। हमारे भी तो, हमारे आधिपत्य में भी कभी ईरान रहा है, कभी इंडोनेशिया रहा है, आप जानते हैं। कंबोडिया में भी राम के मंदिर है, तो क्या हम उन्हें अपना हिस्सा बताने लगे? लेकिन चीन करता है यही सब। तो चीन की, भले वो कम्युनिस्ट देश है, साम्यवादी देश है, समाजवाद का बिगुल बजाता है, लेकिन उसकी मानसिकता में राजाशाही भरी हुई है, सामंतशाही भरी हुई है। इसलिए वो विस्तारवादी मुल्क है। वो दूसरों की जमीन हथियाना चाहता है। 18 देशों के साथ, अपने 18 पड़ोसी देशों के साथ चीन का सीमा विवाद है। 18 देशों के साथ, किसी देश का नहीं होगा इतने देशों के साथ। तो इसलिए अभी पीछे क्या हुआ कि फिर उसने एक बार वही सब हरकतें की, और लद्दाख के इलाकों में जब भारत ने अपनी अपनी जो है सरहदों पर निर्माण कार्य शुरू किया, रोड्स बनानी शुरू की, तो उसको बौखलाहट हुई, चीन को बड़ी बौखलाहट हुई। तो उस समय जो है, क्योंकि वो पहले निर्माण कर चुका था बहुत सारी, उसके आराम से उसकी फौजें पहुंच जाती थी। हमने भी कहा हमारी आराम से फौजें पहुंच जाएं हमारी सरहद पर। तो उसको लेकर तनातनी हुई, और गलवान के अंदर, गलवान घाटी में पेंगोंग झील के पास एक झड़प हुई, जिसमें हमारे एक मेजर मारा गया। चीन के भी बहुत से सैनिक मारे गए। हिंदुस्तान के तकरीबन 20 सैनिक हलाक हुए। इनके करीब करीब 44 सैनिक मारे गए उसमें। तो इसके बाद ये पूरा का पूरा बातचीत का जो सिलसिला था थोड़ा अवरुद्ध हुआ, लेकिन फिर भी जारी रहा। आज भी जारी है। अब चीन कहाँ तक, क्या हम अपने मसले हल कर पाएंगे चीन के साथ? प्रश्न ये है, क्या ये जो मसले हमारे शांतिपूर्ण ढंग से हल हो पाएंगे चीन की मानसिकता को देखते हुए? क्या क्या फिर हम एक नए युद्ध की तरफ तो नहीं बढ़ रहे हैं 1962 की तरह है? तो ये एक यक्ष प्रश्न है। अभी अरुणाचलम में, जैसे मैंने जिक्र किया, उसने 15 स्थानों के नाम बदल डाले। उसका दावा है कि पूरा तवांग इलाका उसका है, अरुणाचलम का एक तवांग इलाका है, उस पर वो अपना दावा पेश करता है। आजकल चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग है, वो कम्युनिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी भी हैं। शी जिनपिंग नाम है उनका। हिंदुस्तान के साथ बहुत मोहब्बत के साथ पेश आए शुरू में, जब पावर में आए। मोदी साहब के साथ उन्होंने बड़ी पेंगे झूले झूले। बहुत सारे हिंदुस्तान के विजिट किए। चीन गए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी, और ऐसा लगा ये मसले शायद अब बातचीत से हल हो जाएंगे।
लेकिन नहीं हुए, अभी तक नहीं हुए। तो अभी चीन का जो रवैया है वो विस्तारवादी रवैया है, उसका पूरा का पूरा रवैया जो है वो हमको ही लेकर नहीं बल्कि अन्य अन्य देशों को, जैसे मैंने अभी आपसे उल्लेख किया कि 18 देशों के साथ उसका पूरा सीमा विवाद है, वो बहुत सारे इलाके और देशों के बताते हैं। अभी साउथ चाइना पर के बहुत से द्वीपों पर, जिसे चीन का सागर कहा जाता है ना, साउथ चाइना सी, उसके बहुत सारे टापुओं पर जिन पर अन्य देशों का भी दावा है, फिलीपींस है, मलाया है, हमारा ये वियतनाम है, जापान है, वो उन पर कब्जा करता जा रहा है। अभी एक बड़ा बहुत बड़ा मुकदमा वो इंटरनेशनल कोर्ट में हार भी चुका है इस पर, तब भी वो दावा छोड़ता नहीं है अपना। और उस पर तभी भारत ने क्वाड, हिंद महासागर पर भी उसका दावा है, हिंद महासागर पर भी वो दखल अंदाजी करना चाहता है। तो अभी क्वाडिलेटर जो डायलॉग है, चार चार मुल्क हैं उसमें, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, हिंदुस्तान है, और ये चार मुल्क जो है, ये अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान, ये चार उसके सदस्य देश हैं क्वाड के। उसको लेकर भी चीन कहता है कि ये मेरे खिलाफ साजिश हो रही है, क्योंकि रूस से आजकल उसकी बहुत दोस्ती है। तो रूस भी शंका प्रकट कर रहे हैं कि ये चीन के खिलाफ कुछ आप लोग जो है ना सब एकजुट हो रहे हैं अमेरिका के नेतृत्व में। भारत का परंपरागत दोस्त है, भारत का बड़ा परंपरागत दोस्त है सोवियत रशिया, और सदियों के साथ, आज से नहीं, जब से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है तब से कश्मीर को लेकर बहुत बड़ा समर्थन हमें मिला है सोवियत रशिया का। बहुत बड़ा हमारा मददगार रहा 1971 के युद्ध में, जब पाकिस्तान के साथ एक बड़ी जंग हुई बांग्लादेश को लेकर। तो आप जानते हैं कितना मदद किया रूस की वजह से ही वो हम आज़ाद करा पाए बांग्लादेश को, पाकिस्तान के दो टुकड़े कर पाई थी तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। ये सब लोग जानते हैं। लेकिन आज कुछ उनके साथ भी हमारी चीन की वजह से कुछ दरारें, शंकाएं, लेकिन अभी पुतिन आए तो ये मामले अब लगा कि नहीं, ऐसा नहीं है। पुतिन ने खुद दौरा किया अभी कुछ दिन पहले, और बहुत बड़े बड़े हमने सौदे भी किए सोवियत रशिया के साथ हथियारों के। और 90, आप जानते हैं 70% जो हिंदुस्तान की फौज के हथियार हैं वो रूस से हम खरीदते हैं। अभी उनकी आपूर्ति, उनके पुर्जों की भी रूस करता है। हमने फ्रांस से भी सौदे किए हैं, इसराइल से भी किए हैं, अमेरिका से भी किए हैं अपनी फौज को सशक्त बनाने के लिए, क्योंकि इस बार चुनौती दोहरी है हिंदुस्तान के सामने। क्योंकि चीन पाकिस्तान का अंध समर्थन कर रहा है, कश्मीर को लेकर हो या अन्य इलाकों को लेकर हो। तो ये बड़ी लंबी दास्तान है भारत चीन संबंधों की, बड़ी जटिल दास्तान है, जिसमें पाकिस्तान एक टूल है, पाकिस्तान एक मोहरे की तरह चीन इस्तेमाल करता है। और भारत को चारों तरफ से घेरने की जो उसकी साजिश है, जब माओ से तुंग थे तो उन्होंने एक दर्शन शास्त्र दिया था तिब्बत को कब्जाने के बाद, उसको कहते हैं 5 फिंगर्स, 1 palm एंड 5 फिंगर्स। पाम क्या है? तिब्बत था पाम, पाम दे हैव कैप्चर्ड पाम, दैट इज कॉल्ड तिब्बत। 5 फिंगर्स, व्हाट आर दोज फिंगर्स? वो फिंगर्स हैं भूटान, म्यांमार, ये फिंगर्स हैं उस पाम की। सिक्किम, नेपाल, ये 5 फिंगर्स बताई माओ से तुंग ने। और लोग कहते हैं कि ये उनका अंतिम उद्देश्य था कि तिब्बत को हथियाने के बाद वो धीमे धीमे इन 5 फिंगर्स पर भी अपना कब्जा करेंगे। ये बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय विषयों की जानकारी कहते हैं कि ये स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की पॉलिसी जो अभी शी जिनपिंग लाए हैं, ये क्या है? ये भी भारत को चारों तरफ से घेरने की रणनीति है, क्योंकि अपार धन है उसके पास, वो महाशक्ति बनने के कगार पर खड़ा है, बल्कि महाशक्ति बन ही चुका है, अमेरिका ही उसके सामने है, बाकी तो कोई भी नहीं है। इवन सोवियत रशिया भी अब समाप्त हो चुका 1990 के बाद, जो महाशक्ति था। अब जो वर्तमान रूस है वो भी तीसरे नंबर की शक्ति है, भारत चौथे नंबर की शक्ति है दुनिया में। तो जापान भी अब कोई मिलिट्री पावर नहीं है, कभी एक दौर में हुआ करता था। उधर यूरोपियन यूनियन के लोग जो नाटो के सदस्य हैं, वो भी महाशक्ति अमेरिका की मदद करते हैं, चाहे अफगानिस्तान हो या अभी जैसे यूक्रेन में
एक विवाद चल रहा है, झगड़ा चल रहा है। आप जानते हैं नाटो और रूस की फौजें आमने सामने हैं यूक्रेन को लेकर। तो ये महाशक्ति होने के गुरूर में और आर्थिक शक्ति होने के गुरूर में चीन जो हरकतें करता है, वो चारों तरफ से भारत को घेरना चाहता है। चारों तरफ जो देश हैं, चाहे वो नेपाल हो, श्रीलंका हो, भूटान हो, म्यांमार हो, मालदीव हो, इसमें वो अपने अड्डे बना रहा है। पाकिस्तान तो उसका बहुत बड़ा अड्डा बन ही चुका है। तो भारत को ज़बरदस्त चुनौतियों का सामना है चीन की ओर से। आर्थिक चुनौतियां तो हैं हमारे सामने, हमारे पास रणनीतिक चुनौतियां भी हैं, हमारे पास सैन्य सैन्य चुनौती भी है। दोनों मुल्कों की सम्मिलित सैन्य चुनौती है इस बीच में। लेकिन हमारी दोस्ती रूस के साथ प्रगाढ़ है। अमेरिका के साथ भी हमारे संबंध बहुत 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 ज़्यादा मधुर हुए हैं, आप जानते हैं अच्छी तरह से। क्योंकि अमेरिका पहले कश्मीर को वॉर ऑफ लिबरेशन बताता था, बैक करता था पाकिस्तान को, लेकिन जब से उस पर हमला हुआ 9/11, याद कीजिए 2001, बार बार हमला हुआ न्यूयॉर्क ट्रेड सेंटर पर, तब से उसकी जबान बदल गई। तब तो हिंदुस्तान का दोस्त बन गया। उसको समझ में आ गया कि असली दुश्मन कौन है, जिनको उन्होंने पाला, जिन जिहादियों को पाला अमेरिका ने सोवियत रशिया की आर्मी के खिलाफ, वही सबसे बड़े दुश्मन बनकर उभरे, वही ओसामा बिन लादेन। तो पूरा जिहाद को समझिए हिंदुस्तान झेल रहा है कश्मीर के अंदर, और इधर चीन के अतिक्रमण को भी, एग्रेशन को, जैसे मैंने बताया अभी गलवान में जैसे उनके लोगों ने हरकतें की। तो सर पर जो है ये पूरा का पूरा चुनौतियां हमारे सवार हैं। लेकिन भारत सरकार अत्यंत संजीदगी के साथ इस सीमा विवाद को शांतिपूर्ण ढंग से निपटाने के चाहती है। तभी सब कुछ बर्दाश्त करते हुए, बहुत सारी जास्तियां बर्दाश्त करते हुए भी हम लोग चीन के साथ एक अच्छे संबंध, एक मधुर संबंध हम बनाना चाहते हैं। सचमुच अब हिंदी पंचशील का हमने कभी समझौता किया था हमारे महान प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जिनका बहुत वर्ल्ड वाइड विजन था, जिन्होंने क्यूबन क्राइसिस को हल किया, वर्ल्ड वार से बचाया दुनिया को। लेकिन वो चीन को नहीं रोक पाए हमला करने से। उन्होंने सोवियत यूनियन और अमेरिका को युद्ध करने से रोका। तभी क्यूबा का महान महान सेना नायक, महान लीडर फिडेल कास्ट्रो उनको पिता की तरह मानता था। जो उनकी बेटी इंदिरा गांधी थी, वो उसको फिडेल कास्ट्रो अपनी बड़ी बहन कहता था, माय एल्डर सिस्टर। वो एहसान भूले नहीं क्यूबन्स। जो जो मिसाइल क्राइसिस है, हमारे बच्चों को याद होगा जिनके लिए हम ये वीडियो बनाते हैं, हमारे कंपटीशन देने वाले, हमारे जो प्रतियोगिता में शामिल होने वाले हमारे नौजवान विद्यार्थी हैं, वो अच्छी तरह याद करें। क्यूबन क्राइसिस को भी हम लोग कभी एक वीडियो बनाएंगे उस पर। विश्व युद्ध बचा, विश्व युद्ध हो जाता। सोवियत यूनियन ने मिसाइलें तैनात कर दी थी खुर्शीव ने, उधर से अमेरिकन मिसाइलें सामने आ गई थी। एक विश्व युद्ध के कगार पर विश्व पहुंच चुका था, तीसरे विश्व युद्ध के। लेकिन इट वॉज द विजन ऑफ पंडित नेहरू एंड द इंडियन पीस विजन, जिसने कि उस क्राइसिस को सॉल्व किया। बहुत बड़ी भूमिका है पंडित जवाहरलाल नेहरू की। लेकिन चीन के हमले से वो खुद एक सदमे में आए। उन्हें उम्मीद नहीं थी ये भाई भाई करने वाले चावलाई जैसा व्यक्ति, माओ सेतुंग जैसे क्रांतिकारी लोग एक दगा करेंगे हिंदुस्तान के साथ। वो सोचते थे जैसे सोवियत रूस उनका दोस्त बन गया, ठीक उसी तरह चीन भी उनका दोस्त बन जाएगा। लेकिन सोवियत रूस तो आज तक दोस्त है। हर क्राइसिस में सोवियत रूस हमारा मित्र रहा है। हर संकट में सोवियत रूस ने हमारा साथ दिया है। हर मौके पर वो हमारे साथ खड़ा रहा है, आज भी खड़ा है। लेकिन चीनियों की दगाबाजी कभी हिंदुस्तान भूल नहीं सकता, ना भूलना चाहिए उसको, क्योंकि इतिहास का सबक है सबसे बड़ा वो। हम लोगों ने चीन पर भरोसा करके बहुत बड़ी गलती की थी उस वक्त, बहुत बड़ा ब्लंडर किया था। सबसे बड़ा ब्लंडर जब किया जबकि तिब्बत को हमने बड़े आराम से जो है जाने दिया चीन के हाथों। अगर तिब्बत आज न गया होता तो ये सब सरहदी झगड़े होते ही नहीं हमारे और चीन के बीच में। इस मामले में ब्रिटिश एम्पायर के लोग या ब्रिटिश डिप्लोमेट बहुत बहुत इंटेलिजेंट थे, क्योंकि वो नहीं टकराना चाहते थे सीधे चीन से। तो क्योंकि तिब्बत का प्रश्न एक बड़ा प्रश्न है। दलाई लामा अभी 84 वर्ष के हुए हैं। तो भारत तिब्बत के लोगों का समर्थन करता है।
तिब्बत के लोगों को उसने शरण दी है, उनके अधिकारों का आदर भी करता है भारत। तो इसलिए इसको आप अच्छी तरह समझें। इस सारे क्राइसिस को हम समझने का प्रयास करें कि हिंद महासागर हो चाहे साउथ चाइना सी हो, चीन की निगाहें सब पर है और ये हम इनको बचाना चाहते हैं। सब हमारी तरफ देखते हैं क्योंकि हम विश्व की चौथी महाशक्ति हैं। ये सारे देश जो साउथ चाइना सी के हैं वो भारत की तरफ देखते हैं। वियतनाम बहुत ज़बरदस्त दोस्त है हमारा आजकल, और भी जापान के साथ हमारी ज़बरदस्त दोस्ती है, ऑस्ट्रेलिया के साथ, न्यूजीलैंड के साथ। न्यूजीलैंड भी हमारे साथ, हम कह रहे हैं भी क्वाड में आए और लोग भी आए क्वाड के अंदर। क्वाड सिर्फ चार चार देशों का एक मोर्चा, रणनीतिक मोर्चा बन के ना रह जाए। तो क्वाड के अंदर हमारी ख्वाहिश है कि क्वाड के अंदर अन्य जो है, जो साउथ एशिया के अन्य देश हैं, खासतौर से बांग्लादेश जो बेहद बेहद करीबी दोस्त रहा, हमने उसको लिबरेट कराया है, लेकिन चीन उसको धमकी देता है। अभी उसने शेख हसीना को धमकी दी कि अगर आप क्वाड में शामिल हो तो हम आपको शत्रु करार दे देंगे। बताइए, तुम कितने भी वो हमारे साथ ब्रेक्सिट में है, वो हमारे साथ ब्रिक्स में है। जानते हैं ना ब्रिक्स की कहानी? ब्रिक्स में के अंदर ब्राजील है, रशिया है, इंडिया है, एक मोर्चा है ब्रिक्स। शंघाई कोऑपरेशन के अंदर वो हमारे साथ एक मंच पर है। तो कई कई मंचों पर भारत और चीन साथ काम करते हैं, लेकिन जिस तरह का वो आचरण चारों तरफ से भारत के खिलाफ कूटनीति कर रहा है, सैन्य आचरण भी है। कितनी बड़ी फौज जो है वो भेज देता है कई बार सरहदों पर। अभी डोकलाम क्राइसिस हुआ, आप जानते हैं। डोकलाम में उसने, भले ही वो इलाका भूटान का था, लेकिन भूटान की हिफाजत की जिम्मेदारी हमारी है। भूटान हमारा मित्र राष्ट्र है और उसकी सैन्य हिफाजत की जिम्मेदारी भारत ने ली है। तो डोकलाम में 3 महीने आमने सामने फौजें खड़ी रहीं, किसी तरह से वो मसला हल हुआ। वो भी ब्रिक्स के अंदर ही हल हुआ था, आपसी बातचीत में। सोवियत यूनियन ने कोशिश की और देशों ने भी कोशिश की, जो ब्रिक्स के, ब्राजील ने भी कोशिश की थी कि काय को लड़ते हो इस सवाल पर। वो मामला हल हो गया। अब कई संधियां भी उसने भूटान के साथ की हैं, सरहदी संधियां। तो हमारी ख्वाहिश है कि चीन अपनी इन साजिशों को छोड़े, अपना चरित्र बदले। अब वो विश्व की महान शक्ति है। अब वो कोई सामंती शक्ति नहीं है, वो एक समाजवादी शक्ति है। अगर वो समाजवाद की बात करता है तो उस तरह अंतर्राष्ट्रीय भाईचारे को, जिसको जिसकी जिसकी पूरी की पूरी दुहाई चीन देता है, मार्क्सवाद लेनिनवाद की दुहाई देता है, तो उस मार्क्सवाद लेनिनवाद के तहत तो भाईचारा ही सबसे प्रथम मोहब्बत की दास्तान है। आपसी मसलों को, मित्रतापूर्ण अंतर विरोधों को बातचीत द्वारा हल किया जाना चाहिए, ना कि उसका कोई मिलिट्री सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करनी चाहिए, जैसे चीन ने कई बार की है भारत के साथ। और उसको उसकी अपनी जहनीत को छोड़ना चाहिए। बस इसी बातचीत के साथ ये मैं इस बातचीत का अंत करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि हमारे प्रतियोगी विद्यार्थी जो सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं वो इस बातचीत से लाभान्वित होंगे और इस सवाल को लेकर और गहरा अध्ययन करेंगे और विस्तार से अध्ययन करेंगे, ज़्यादा गहराई से इस झगड़े को समझेंगे जो भारत और चीन के बीच जो द्वंद्व है, जो द्वंद्व करीब करीब 72 साल से जारी है। जब से चीन पर आधिपत्य किया, जब से जारी हो गया था, जब से उसने हमारे इलाकों पर दावा पेश किया था। आज भी वो दावा पेश करता है। और गहराई से विस्तार समझेंगे और फिर हम अगले वीडियो में आपसे कुछ और बातचीत करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जिंदाबाद रहो।